नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रिंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके पास में घंटी की बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी EPS 95 पेंशनधारियों के लिए मैं हर एक लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपके लिए कराता हूँ और एक नई अपडेट आई है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी है वो देने वाला हूँ। दोस्तों, PM ऑफिस को अग्रिम साथ सम्मान के साथ खुला पत्र या अपील, यानी कि एक पेंशनर्स हैं, उन्होंने PM ऑफिस में एक खुला पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ऐसी बात कही है जो आपको भी नहीं पता होगा। उन्होंने अपनी स्थिति बताई है कि पेंशनरों की क्या स्थिति है और क्या है वो पूरा बताया है। दोस्तों, तो विस्तार से पढ़ेंगे हम, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और स्किप तो मत कीजिएगा। दोस्तों, लिखा हुआ है, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और 1/8/2012 को मैंने 5 साल के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 40 लाख रुपए डाले थे। मुझे 35,352.00 हर महीने निश्चित रूप से आयकर के अधीन की राशि का भुगतान किया जा रहा था, जो कि मुझे आर्थिक रूप से चिंता मुक्त जीवन जीने में सक्षम बनाता था। अब परिपक्वता पर मैंने उसी बैंक में राशि का पुनर्निवेश किया और अब मुझे 20,833 रुपये, जो कि प्रतिमाह पिछले रिटर्न पर 40% के हिसाब से भुगतान किया गया। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि मुझे क्यों नुकसान उठाना चाहिए या दवाई, आटा, दाल, सब्जी, फल, दूध का सेवन त्यागना चाहिए? 2014 में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ नहीं किया, कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं बढ़ाई, लेकिन 2014 में जो मौजूद था उसे वापस ले लिया। 2014 की कीमतों पर कोई भी वस्तु या प्रावधान कर उपलब्ध नहीं है। हाँ, आप मुद्रास्फीति और सूचकांकों के आंकड़े लाने में सक्षम रहे हैं, लेकिन वास्तविक कीमतों पर नहीं। कुछ आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे दाल, चना, बेसन, नमक, प्याज और टमाटर आदि हैं। इस समय हम इन वस्तुओं को देखने का साहस भी नहीं करते। मुझे पता है कि आपके पास मुद्दों के लिए राजनीतिक और सैद्धांतिक जवाब हैं, जैसे बैंकों में जमा और अग्रिम पर ब्याज मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। यदि सरकार व्यापार और उद्योग को सस्ता क्रेडिट प्रदान करना चाहती है तो ये जमाकर्ताओं की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, कुल मिला के पेंशनर्स ने सरकार को खुला लिखा है कि हमारी क्या स्थिति है, हम किस स्थिति को झेल पा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम करें, जिन्होंने अपना स्वर्णिम वर्ष विभिन्न संगठनों और आखिरकार देश की सेवा में व्यतीत किया हो। यानी कि दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पे अपन पेंशनरों की बात आ जाती हैं। और आगे हैं, सरकार द्वारा दूसरा रास्ता नहीं देख सकती। क्या सरकार के पास एक ही रास्ता है कि कह दिया कि उन जो EPFO हैं उनके अनुदान में नहीं है, उनके अनुसंधान में नहीं है कि अपनी पेंशन बढ़ाई जाए, तो क्या कुछ एडजस्टमेंट करके पेंशन नहीं बढ़ा सकते? कुल मिला के ये कहा गया है इसमें। और आगे लिखा हुआ है, मैं ये समझने के लिए एक नुकसान में हूँ कि इस 40% की कमी को कैसे पूरा किया जाए। क्या कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक अपने वेतन और भत्ते में इस प्रतिशत से कटौती करने के लिए तैयार है? यानी कि दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि जो MLA MP की जो पेंशन और उनकी सैलरी कितनी होती है, उनको 4 पेंशन मिलती है और मैंने इस पर आगे वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए। आगे लिखा हुआ है, अगर नहीं तो फिर जनता, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक को क्यों? यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को क्यों? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी तरह हमारे पास अपने स्वयं के वेतन, भत्ते और फर्क को ठीक करने की शक्ति नहीं है और पूरे वर्ष के लिए सब कुछ प्राप्त करना कुल 3 महीनों के सत्र के लिए, और वह भी इन सत्रों में भाग लेना आपकी इच्छा पर निर्भर है। जब आपकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो आप 1 या 2 मिनट में बिना किसी चर्चा के बिल पास कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जहाँ पे जो MP MLA उनकी जो
सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो वहाँ पे ना कोई बहस होती है ना ही कोई बात होती है। तो दोस्तों ऐसा ही क्यों होता है कि जब अपन पेंशनरों की या कोई अन्य बात आती है तो कई सुप्रीम कोर्ट के जज भी खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल देते हैं कि नहीं ये तो कानून के विरुद्ध हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पेंशनरों के साथ ही हर बार ऐसा हो? क्यों ना एक बार विधायकों के साथ भी उनकी पेंशन का कुछ हिस्सा अगर दे दे तो शायद हमारे जो गरीब बुजुर्ग पेंशनर से उनका भला हो सके। लेकिन नहीं, उनको तो अपनी पेंशन की पड़ी हैं 4 पेंशनरें जो फोकट में जो मिल रही हैं। और साथ ही में सभी प्रमुख एक साथ सत्ताधारी या विपक्षी बेंच से होते हैं और साथ में सभी विपक्षी और सत्ताधारी बेंच से होते हैं। यानी कि अगर कोई बिल कोई गलत बिल आता है तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, जब उनके सैलरी बढ़ाने की बात होती है तो कोई नहीं बोलते। इस वृद्धि के लिए आप पूरी तरह से राजकोष, घाटे, अर्थशास्त्र और किसी भी अन्य कारक को लागत देखें। पहले सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए एक योजना शुरू की थी। ये दर 9.20% थी, लेकिन जुलाई में इसे घटाकर 8.3% दिया गया, जो मई 2020 में घटकर 7.4% रह गई। इसके अलावा जमा की अधिकतम सीमा केवल 15 लाख रुपए तक सीमित कर दी गई। ये पूरी तरह से अनुचित है। दर न्यूनतम 12% होनी चाहिए और राशि सीमा एक व्यक्ति को टर्मिनल लाभों के बराबर होनी चाहिए। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय समान सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप उन लोगों की दुर्दशाओं को समझेंगे जिनके खर्च का अच्छा हिस्सा उनके जीवन काल की बचत के ब्याज से मिलता है। यानी कि दोस्तों ईपीएफओ की बार एक बार फिर ये जो है वो बात कही गई है कि उनको अच्छा ब्याज देना चाहिए ताकि उनका भी जीवन है वो आसानी से कट सके। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो रियल में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।